दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं और बहुत से व्यूअर्स बहुत से कमेंट करके हमसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें लगता है कि हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए। और उसके ऊपर चलते हुए हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है #AskGrow, जिसके चलते हम हर ट्यूसडे एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लास्ट वीक में किए हुए कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स को चूज करके उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि आपको उन कमेंट से सीखने को मिले और हमारी एक हैबिट बने कि जब भी हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए किसी वीडियो से रिलेटेड तो हम #AskGrow लिख के वहां पे अपना क्वेश्चन पूछ सकें ताकि हम उस क्वेश्चन के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर सकें। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा था वो ये था कि एक कंपनी जब अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो उस टाइम पे उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, तो उसके बाद कंपनी को क्या बेनिफिट होता है एक आईपीओ लॉन्च करने का, और उसके बाद जब उसके शेयर मार्केट में जाके ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं तो कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूं पहले एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमने एक वीडियो किया था सऊदी अरामको के ऊपर, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरामको का आईपीओ लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि उनको अपनी वैल्यू को मार्केट में जाके प्रूव करना था। आपको पता होगा कि जब एक कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो उसके बाद उसके शेयर मार्केट में जाके ट्रेड होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं किसी एक कंपनी की बात करूं, मान लो कंपनी ए, उसका आईपीओ लॉन्च होने वाला है एट 100 रुपीज, आज उसका आईपीओ लिस्ट हुआ और उसके बाद उसका शेयर ट्रेड होना स्टार्ट होता है और उसका शेयर कुछ ही महीनों में 100 से बढ़ के 150 पे चला जाता है। और जैसे ही किसी कंपनी का शेयर का प्राइस की वैल्यू बढ़ती है वैसे ही उस कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो मान लो कि उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ के 100 से 150 पे चला गया तो उस कंपनी की वैल्यू भी 1000 से बढ़ के 1500 पे चली जाएगी। तो उस कंपनी को सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उस कंपनी को फेयर वैल्यू मिलता है जब कंपनी मार्केट में जाके ट्रेड होती है। और अगर उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो अगर फर्दर राउंड्स में कभी कंपनी को पैसा रेज करने की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा और उस केस में उसके इन्वेस्टर्स को उस कंपनी को ज्यादा पैसे का इनफ्लो होगा। और इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट ये था कि एक कंपनी अपने डिविडेंड्स को क्यों पे करती है जब किसी कंपनी को डिविडेंड पे करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आंसर बहुत डिटेल में करता हूं कि एक कंपनी के ओनर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं मेरे और आपकी तरह। और जब भी कंपनी कोई डिविडेंड को पे करती है तो उसका फायदा सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं होता बल्कि उनके प्रमोटर्स को भी होता है। और इसके अलावा जब किसी कंपनी को, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो कंपनी आपको रिटेन करने के लिए क्या करती है, वो कंपनी आपको रिटेन करने के लिए सही टाइम पे आपको रिवॉर्ड करती है। वैसे ही कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटेन करने के लिए उनको डिविडेंड्स देती है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स रिटेन रहेंगे तो उस कंपनी में वॉलेटिलिटी नहीं आएगी और जिस कंपनी में वॉलेटिलिटी कम होती है उसका कंपनी को सीधा फायदा होता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो ये था कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर को जिसमें डिविडेंड मिलने वाला है उसको एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले बाय करूं और पेमेंट डेट के बाद सेल कर दूं तो क्या मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। तो दोस्तों इसका मैं बहुत डिटेल में आपको आंसर करता हूं कि एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है अगर आप उससे एक दिन पहले किसी शेयर को बाय करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पे सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये था कि अगर मैं पेमेंट डेट के बाद उसको सेल कर दूं तो मैं उतने प्रॉफिट को अर्न कर लूंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है अगर आपने उससे एक दिन पहले बाय किया तो आपको डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन एक्स डिविडेंड डेट या उसके आगे आने वाले दिनों में उस कंपनी का शेयर प्राइस उतना कम हो जाता है जितना उस कंपनी ने डिविडेंड को पे किया है, तो उससे आपको मोमेंटरली उतने दिन के लिए कोई भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता। दोस्तों मैं इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं किसी भी फेयर मार्केट में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ डिविडेंड बुक करके वहां से निकल जाएंगे तो ये बहुत इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपको फिर से यही बोलूंगा, अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट को लॉन्गर होराइजन के लिए कीजिए और अगर आपको वहां से डिविडेंड मिलता है तो आपका एक एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है वो ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है, वो फेयर प्राइस होता है जिसपे कंपनी के शेयर को ट्रेड करना चाहिए। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बहुत से मेथड्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक मेथड का नाम लूँ तो वो होता है DCF, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये बहुत कॉमन होता है, बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, जिसमें हम कंपनी के आने वाले सालों में कैश फ्लो को प्रिडिक्ट करते हैं और उसको डिस्काउंट बैक करके एक फेयर वैल्यू निकालते हैं कंपनी की। इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे।
इसके अलावा एक और मेथड होता है मेथड ऑफ कंपेरेबल्स। इसमें क्या होता है कि हम कंपनी के इंडस्ट्री में बाकी कॉम्पिटिटर्स को उठाते हैं, हम उन कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करके इस कंपनी के एक फेयर वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों तीसरा भी एक मेथड होता है जिसमें हम रेशियोज का यूज करके एक कंपनी की फेयर वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया है, जिसमें हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि आप कैसे एक बहुत अच्छे स्टॉक को चूज कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ रेशियोज का बेसिकली ध्यान देके एक अच्छे स्टॉक को चूज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि हम किसी इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज कर सकते हैं जो कि हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करे कि हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं जो उस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसका आप यूज कर सकते हैं, जो मेनली बहुत से बिजनेस स्कूल्स में इसके अलावा बहुत जगह पढ़ाया जाता है, जिसका यूज करके बहुत से लोग काफी इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हैं। और इस थ्योरी का नाम है पोर्टर 5 फोर्सेस थ्योरी। ये हमें 5 फोर्सेस के बारे में बताती है जिनका यूज करके हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि वो इंडस्ट्री कैसी है। तो दोस्तों पोर्टर 5 फोर्सेस में मेनली 5 फोर्सेस होते हैं जिनके बेस पे आप इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हमें बताता है कि उस इंडस्ट्री में किसी भी नए कॉम्पिटिटर का एंटर होना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। तो दोस्तों एक कंपनी तब ज्यादा लुक्रेटिव बन जाती है जब वो एक किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जहां पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बहुत कम होते हैं, मतलब कि वहां पे बैरियर टू एंट्री बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है एयरलाइंस इंडस्ट्री। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बहुत कम होती है एयरलाइंस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए अगर किसी कंपनी को इस इंडस्ट्री में एंटर करना है तो। दोस्तों सेकंड चीज होती है कंपटीशन अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर। ये हमें बताता है कि उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना ज्यादा है, और जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे कंपनीज के हाथ में जो प्राइसिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसके चलते कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां से नहीं निकाल पाती। तो आपको ध्यान देना चाहिए जहां पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वो कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करनी चाहिए जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा पीक पे ना हो। दोस्तों इस थ्योरी में तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत से सप्लायर्स होते हैं जो कि गियर सप्लाई करते हैं, जो कि टायर सप्लाई करते हैं, तो आपको एक ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जहां पे बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों फोर्थ पैरामीटर होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो आपको एक ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जो एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करे जहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कि कितना इजी होता है कि वो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जहां पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा कम हो। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था वो ये था कि हम फार्मा सेक्टर में किसी कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूं 3 पॉइंटर के साथ। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया फार्मा कंपनीज की सबसे बड़ी मार्केट यूएस में है, और यूएस में जब भी कुछ होता है तो ये कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट होती हैं। और यूएस में एक एजेंसी है एफडीए जो सही टाइम पे जाके एनालाइज करती रहती है कि जो ड्रग इंडियन फार्मा कंपनीज बना के वहां पे सप्लाई करती हैं वो वहां पे रेलेवेंट है या नहीं, और जो ड्रग बनाने वाले प्लांट्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है। और जब भी एफडीए ऑब्जर्वेशन में कुछ भी गलत निकल के आता है तो इंडियन फार्मा कंपनीज नीचे को आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी फार्मा कंपनी को एनालाइज करें तो देख लें कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, और अगर उसकी सबसे बड़ी मार्केट यूएस में है तो कॉम्पिटिटर्स में जाके देखें कि उनका एफडीए ऑब्जर्वेशन कब आया था और उस एफडीए ऑब्जर्वेशन में क्या निकल के आया था। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे बड़ी मार्केट यूएस में है तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी इंडियन फार्मा कंपनीज की करेंसी के ऊपर बन जाती है, और जब भी करेंसी ऊपर नीचे होती है तो इंडियन कंपनीज का नेट प्रॉफिट और मार्जिन पे डायरेक्ट असर पड़ता है। तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए जब भी इंडियन रुपी नीचे को जाता है और डॉलर ऊपर को जाता है तो कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट हमेशा डॉलर में निकल के आता है। तो जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करें जो फार्मा सेक्टर में बिलोंग करती है तो आपको करेंसी की वॉलिटिलिटी को जरूर देख लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में करेंसी कैसा परफॉर्म कर सकती है। थर्ड पॉइंट, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो इंडिया में मेनली 2 तरीके की ड्रग्स बनती हैं, पहली जेनरिक और सेकंड स्पेशलिटी ड्रग्स। और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो मेनली इंडस्ट्री इंडिया में सिर्फ जेनरिक ड्रग्स बनाती है, लेकिन बहुत से कॉम्पिटिटर्स, बहुत सी कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि वो जेनरिक ड्रग्स से स्पेशलिटी ड्रग्स में मूव करें, जिसके चलते वो अपना बहुत सा पैसा R&D में डालती हैं। और एक बहुत अच्छा होता है जब कोई फार्मा कंपनी अपना बहुत सा पैसा R&D में डालती है
तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, वो R&D में कितना अपना एक्सपेंडिचर करती है, और उसका R&D एक्सपेंडिचर अच्छा होना चाहिए और उसके रिजल्ट्स भी आपको थोड़े से कंपेयर करने चाहिए अगर उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया है रिसेंट टाइम्स में। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके #AskGrow का यूज करके कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन का हम सही तरीके से आंसर करें, और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे का आने वाली वीडियो में हम आपके कुछ कमेंट्स को लेके उस पर ऊपर डिटेल डिस्कशन करने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीक 2 से 3 वीडियो फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, और इसके अलावा हम #AskGrow का यूज करके आपके सभी क्वेरीज का आंसर करने का ट्राई करते हैं। तो आज से आपके लिए कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन का यूज़ करके आप हमसे भी पूछ सकते हैं और आप एक दूसरे से भी बहुत सा लर्निंग ले सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।